हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज से आप लोगों के लिए एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रहा हूं। और आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोशल के कुछ ऐसे प्रश्न उठा लाया हूं जो तो है तो सुपर 20, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पर भारी पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल उनमें से हम लोगों का क्या है। तो पहला सवाल तो चवन्नी भर का है कि ये हर बच्चों को मालूम होगा कि सर नरेगा किस वर्ष से लागू हुआ है, कि नरेगा किस वर्ष से लागू हुआ या प्रारंभ हुआ। तो नरेगा तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि सर ये 2005 को लागू हुआ। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि सर नरेगा अगर 2005 में लागू हुआ तो और इसके बारे में क्या आप बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नरेगा का फुल फॉर्म जानते हैं। तो इंग्लिश में बोलें तो एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से एक्ट होता है, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में बात कर लें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। सर इसमें कुछ प्रावधान भी है कि इसमें मजदूरों को साल भर के अंदर 100 दिन का काम दिया जाएगा। कितने दिन का काम दिया जाएगा? 100 दिन का। दूसरा कंडीशन में है सर कि ये तकरीबन 200 ज़िलों में प्रभावी है। कितने ज़िलों में प्रभावी है? लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है? प्रभावी है। ऊपर से इसमें और एक प्रावधान है कि अगर सरकार सही रूप से मज़दूरों को काम नहीं दे पाती है, अगर ये काम नहीं दे पाती है तो 15 दिन के भीतर, कितना दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर इसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ जाएगा। क्या देना पड़ जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। सर ये बेरोजगारी भत्ता होता क्या है? तो बेरोजगारी भत्ता यानी जब सरकार काम देने का वादा की थी और काम नहीं दे पाती है तो उस दौरान उसको घर बैठा करके जो पैसा प्रोवाइड कराई जाती है उसी को हम लोग बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे सामने। अगला सवाल है सर शिक्षा किस सूची में शामिल है, यानी सर शिक्षा। अब सूची के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सरकार की जितनी नीतियां हैं सर वो 3 सूची में चलता है। कौन कौन? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है सर? तो संघ सूची में सर जो भी बृहत पैमाने पर वर्क होता है, जो बड़े बड़े यानी पूरे देश लेवल, मान लो कंट्री लेवल पर जो वर्क होता है सर, वो सारे के सारे आ जाता है संघ सूची में। जैसे रेलवे, संचार, परिवहन और अनेकों तरह के, अब जैसे आर्मी वगैरह, डिफेंस, रक्षा, ये सारी चीज़ आता है सर संघ सूची में। राज्य सूची में सर उससे छोटी चीज़ें, तब उससे छोटी चीज़ें क्या है? जैसे पुलिस व्यवस्था या ये सारी चीज़ें सर राज्य सूची में निहित होता है। अब सवाल उठता है कि सर ये समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची में ये दोनों को मिला करके, कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों को मिला करके जो भी वर्क किया जाता है वो समवर्ती सूची में आता है। तो शिक्षा भी जो है सर इसमें तो आपका संघ और प्लस राज्य, संघ प्लस राज्य दोनों मिल करके चलाती है शिक्षा को। तो जब दोनों एक साथ मिल गया सर तो एक साथ मिलने की सूची को ही क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। अब कुछ चीज़ें ऐसा आता होगा दिमाग में कि सर मान लीजिए 2-4 लिस्ट संघ सूची में शामिल किए, कुछ राज्य सूची में शामिल किए, और ये दोनों मिलके जो वर्क किए उसे समवर्ती सूची में शामिल किए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो बच जाए, जो हाल फिलहाल में आया सर, जैसे इंटरनेट वगैरह, क्योंकि ये तीनों सूचियाँ तो संविधान में उस समय डाला गया है सर जिस समय इंटरनेट का जन्म नहीं था। तो सर इंटरनेट जब आया, कंप्लीट रूप से संचार आया, तो वो सबको कहाँ रखेंगे? तो जो भी चीज़ें बाद में आई है, यानी ये तीनों सूचियाँ बनने के बाद जो भी चीज़ें आया, सारी बाकी चीज़ों को इसी में डाला गया है सर। सारी बाकी चीज़ों को इसी में डाला गया
है। अब अगला तो हमारा आंसर जो है वो शिक्षा है सर, और शिक्षा पर काम संघ और राज्य दोनों करती है, इसलिए फाइनल आंसर समवर्ती सूची। अब देखते हैं सर 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल क्या कह रही है कि सलमा, नाम तो अच्छा है, कहता सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। कौन चीज़ का कार्य करती है, गौर करना है कि सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? सबसे पहले तो सर कृषि से संबंधित है, ये क्षेत्रक जान लेते हैं कि हमारे पास सर ये 3 तरह के क्षेत्रक होते हैं। क्षेत्रक जो है हमारे पास वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। ये 3 तरह के क्षेत्रक कौन कौन होते हैं सर? चलिए देख लेते हैं ज़रा क्षेत्रक के बारे में। ये रहा क्षेत्रक। तो क्षेत्रक जो हमारे पास है सर वो 3 तरह के, एक सर प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक। तो सर प्राथमिक में कृषि संबंधित चीज़ें ऐड की जाती है, यहाँ सर विनिर्माण से संबंधित, द्वितीयक में जो होता है वो विनिर्माण से संबंधित, और तृतीयक में सर सेवा से संबंधित। तृतीयक में क्या? सेवा से संबंधित। तो गौर इस बात पर करना है कि सर सलमा जो है वो सरकारी अस्पताल में नर्स है। नर्स है मतलब ये सेवा दे रही है, और जब सेवा दे रही है तो ये सर किस क्षेत्रक में होगा? तृतीयक क्षेत्रक, यानी सेवा क्षेत्रक में इसे ऐड किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि सर आंसर में तो प्राथमिक है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा सर विनिर्माण है जो उद्योग वगैरह से जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा सर, द्वितीयक भी। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन बच गया सर, एक संगठित और दूसरा असंगठित। अब सर सेवा क्षेत्रक का छटनी करते हैं कि सर हम लोग 2 चीज़ जाने थे कि जब संगठित और असंगठित पढ़े थे तो उसमें जाने थे कि सर संगठित जो होता है, संगठित में सर मजदूर से संबंधित सारी नियम बनाई जाती है, जितने तरह का, चाहे वो ए प्रकार का नियम हो, बी प्रकार का नियम हो, सी प्रकार का नियम हो, ये सारी नियमें बनाई जाती है और इसे फॉलो भी की जाती है। अब सर नियमें क्या होता है? जैसे मान लो महीने में नियमित रूप से उसे काम मिलना, समय पर वेतन मिलना, रविवार को जो छुट्टी दिया जाता है उसका वेतन नहीं काटना, जब तबीयत खराब हो तो भी छुट्टी देना और वेतन नहीं काटना, समय पर ऑफिस जाना, समय पर घर आना, ये सारी सुविधाएं सर यहाँ होती है। किसमें सर? संगठित क्षेत्रक में। और असंगठित क्षेत्रक में क्या होती है सर? यहाँ तो ये सारी नियमें होता है, यहाँ नियम ए भी, नियम बी भी और नियम सी भी होता है, लेकिन सर फॉलो एक भी नहीं होता है, फॉलो एक भी नहीं होता है। क्यों? देख लीजिए आप, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस ही काम करने आदमी जाता है, 10 बजे नहा धो के झकास होके निकलता है, फिर 5 बजे वापस आ जाता है। लेकिन सर जो असंगठित में मान लीजिए किसी कपड़े दुकान, किराना वगैरह वगैरह कहीं काम करते हैं, तो वो सुबह 8-9 बजे अगबका के जाते हैं और रात 8-9 बजे सर घर आते हैं। और जब किसी दिन तबीयत खराब हो जाने के बाद वो काम पर नहीं जा पाते हैं तो सर उसका वेतन काट लिया जाता है। तो ये सारी मान हानि वाली चीज़ सर असंगठित में होता है। संगठित में सर अगर स्त्री का सिचुएशन थोड़ा डैमेज हो जाता है कि मान लीजिए वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है, तो उस दौरान सर यहाँ सवेतन छुट्टी दिया जाता है कि 2-3 महीना का छुट्टी भी दे दिया तो उसका वेतन भी पहुँचाया जाता है। इसका मतलब जो सरकारी अस्पताल है सर, यहाँ सारी नियमें कानून है और लागू भी होता है। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा सर कौन? संगठित क्षेत्रक। अब अगला सवाल देखते हैं सर, सवाल 4 क्या कह रहा है ये कि भारत के किस क्षेत्रक में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? सर ये तो आसान सी बात है कि सर छिपी हुई बेरोजगारी तो कृषि क्षेत्रक में ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सर मान लीजिए घर में एक छोटा सा इत्तू सा खेत है और इसी खेत में माँ, फादर यानी पापा, ब्रदर, सिस्टर, सब और जो भी चवन्नी अठन्नी है सब के सब सर इसी खेत में लगे हुए रहते हैं। जबकि अगर इसे 2-4 निकल के बाहर भी दूसरे काम में चले जाएं तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी सर यहाँ काम है 4 आदमी का और लगे हुए हैं सर 7 आदमी, जो कि 3 आदमी का जो मेहनत है वो तो सर छिपा हुआ है, 3 आदमी का मेहनत इस वजह से कृषि क्षेत्रक में ही पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। सर छिपी हुई बेरोजगारी को ही और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है सर प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या नाम है बाबू?
प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल सर हमारे सामने है, इनमें से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन सा है। सबसे पहले सर ऊर्जा मतलब तो ऐसे तो एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पर सर समझना है, ये ज्योग्राफी का सवाल है कि ऊर्जा मतलब सर फ्यूल, ईंधन, कि ईंधन के रूप में जानेंगे। क्या जानेंगे सर? ईंधन के रूप में। अब सर ईंधन क्या होता है? यानी जो चीज़ हम लोग सर जलाने में प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ में सर? जलाने में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए ईंधन होता है। और ईंधन से सर हमें प्राप्त होता है ऊर्जा। ईंधन से क्या मिलता है सर? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा। अब देख लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में भी सर जो भोजन टूटता है वो टूट करके एनर्जी जब बनाता है सर ऊर्जा ही मुक्त करता है। इस वजह से जब हम सांस छोड़ते हैं सर तो गर्म सांस निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस रूप में सर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। सर कोयला से भी, कोयला को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से भी हमें सर ऊर्जा मिल रही है। पेट्रोलियम से भी सर, पेट्रोलियम में आपका जितना डीजल वगैरह, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह वगैरह सब आ गया सर, तो यहाँ से भी मिलता है। और सर हमें विद्युत से भी ऊर्जा मिलती है। सर ऊर्जा पेट्रोलियम से भी मिल रही है, कोयला से भी मिल रही है, विद्युत से भी मिल रही है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर डी हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। अब देखिए 6 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। कि सर सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? यह किस राज्य में पाया जाता है? तो आप लोगों को आंसर बताना है कि सर ये चीड़ का जो वृक्ष होता है, औषधीय वृक्ष, यानी इससे दवाई तैयार किया जाता है, तो ये चीड़ का वृक्ष सर किस राज्य में पाया जाता है, वो राज्य का नाम आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन छांट देते हैं। सर ये बिहार और झारखंड हो नहीं सकता। अब आपके सामने रह गया 2 ऑप्शन कि सर एक मध्य प्रदेश यानी एमपी या एक हिमाचल प्रदेश एचपी। ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि 2 तो मैंने हटा दिया, ये 2 बचा। इन दोनों में से किसकी संभावना आपको ज़्यादा लग रही है? याद रखना कि सदाबहार वन जो होता है वो घना वन होता है। क्या होता है सर? घना वन होता है, और वो घने जंगलों में ही ये चीड़ के वृक्ष पाया जाता है। और ये दोनों जो आपके सामने है सर, दोनों में घना जंगल है। दोनों में क्या है? घना जंगल है। तो अब आप लोग सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सर जो सवाल नंबर 6 है उसका आंसर सी है या डी है। जब आप लोगों का कंप्लीट आ जाएगा आंसर, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो उस समय चर्चा कर देंगे सर कि इसका आंसर सी होगा या डी होगा। अगला सवाल देखते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा 6 नंबर का। अब सवाल नंबर 7 हमारे सामने है सर। ये क्या कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सर गदर पार्टी, इसके नाम से सर, गदर पार्टी के नाम से उर्दू और पंजाबी पत्रिका भी छपती थी। कौन कौन भाषा में सर? कि एक सर उर्दू और एक पंजाबी, कि ये दोनों भाषा में सर इसकी पत्रिका भी छप चुकी है। तो चलिए देखते हैं सर गदर पार्टी की स्थापना किसने की है। तो सर प्रमुख में अगर बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 3 आदमी ने मिलकर के किया था। किसने किसने किया था सर? 3 जो प्रमुख थे, और बाद बाकी तो बहुत सारे थे सर। तो उन प्रमुख में कौन कौन थे सर? तो पहला सोहन सिंह भागथा है सर। पहला सोहन सिंह भखना, भागथा नहीं सर, सोहन सिंह यानी SS सोहन सिंह भखना। क्या सर? सोहन सिंह भखना। और सर दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा देखा जाए तो सर लाला हरदयाल सिंह सर। क्या था? लाला हरदयाल सिंह। तीसरा की अगर सर बात कर लें तो तीसरा था बाबा ज्वाला सिंह। क्या था सर? बाबा ज्वाला सिंह था सर। तो ये 3 आदमी मिल कर के इसकी स्थापना किए थे। कब? तो सर इसकी स्थापना 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया था इन तीनों ने मिल कर के। कौन कौन? तो सर सोहन सिंह भाखना, और सर दूसरा लाला हरदयाल, और तीसरा सर बाबा ज्वाला
सिंह, इन तीनों ने मिलकर के किया था। सर ऑप्शन में है भगत सिंह, तो ये तो है ही नहीं सर हमारे लिस्ट में। लाला हरदयाल, चलिए सर आंसर हमें मिल गया। सुभाष चंद्र बोस, सर ये भी नहीं है। लाला लाजपत राय, ये भी नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है सर वो क्या है, लाला हरदयाल सिंह। तो चलिए सर ये दो आदमी हमारे महानुभाव रह चुके हैं, क्रांतिकारी रह चुके हैं, तो इसके बारे में भी हल्का पल्का चर्चा कर लेते हैं, यूं ही इसे ना छोड़ते हैं। तो देखिए सर भगत सिंह जो है इसने भी एक पार्टी की स्थापना किया था सर। उस पार्टी का नाम था नवजात भारत। क्या नाम था सर, नवजात भारत। क्या नाम था, नवजात भारत। दूसरा कंडीशन में सर सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस सर यही वो हीरो है जिसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलिए अब हम लोग एससी बोस के बारे में जान लेते हैं। एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, इसने भी 1939 में, कब सर 1939 में एक पार्टी की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी सर, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। अब हमारे सामने रह गए सर लाला लाजपत राय। सर इसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, इसे पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए आप लोग भी, पंजाब केसरी। सर यही वो आदमी है जब साइमन कमीशन का विरोध किया था इसने। क्या किया था सर, साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो इसे सर लाठी चार्ज में मार दिया गया था। कि लाठी चार्ज जब अंग्रेज़ों द्वारा यानी साइमन कमीशन के ऑफिसरों द्वारा आदेश दे दिया गया लाठी चार्ज करने का, तो उन्हीं में सर कुछ डंडा इसके कपार पर लग गया और इसका विष खोपड़ा फूट गया, जिसके कारण से सर इसकी मौत हो गई थी। तो हमारा फाइनल आंसर था सर गदर पार्टी। गदर पार्टी इन तीनों के द्वारा हुआ था, तो उनमें से सर आंसर मिला हमको क्या, लाला हरदयाल। अब आगे बढ़ते हैं सर प्रश्न 8, कहता भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, जय हो बापूजी। तो देखेंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब, 1942 में हुई थी। बोलिए आप लोग कब हुई थी, 1942 में। अब दिमाग सर नाचता होगा कि सर ये भी बता दीजिए कि 1930 में क्या हुआ था, 1922 में क्या हुआ था। तो सर 1930 में दलित वर्ग के लिए, क्या सर किसके लिए, दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए एसोसिएशन तैयार किया गया था सर। दलित वर्ग के लिए एसोसिएशन की स्थापना। तो सर ये एसोसिएशन की स्थापना के किया था, एसोसिएशन की स्थापना सर किया के था, तो सर ये हमारे BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था सर। यानी जो हमारे बाबा साहब हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके द्वारा इसकी दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सर। अब आगे बढ़ते हैं, ये 1922 में देखते हैं क्या है सर। तो 1922 में सर बापूजी से ही संबंधित है कि चोरी चौरा कांड। 1922 में क्या हुआ था सर, चोरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था सर, चोरी चौरा कांड। तो चलिए सर ये दो चीज़ समझे हम लोग। क्या समझे सर कि चोरी चौरा कांड में अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, ये हुआ कहाँ था सर। तो चोरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था सर, गोरखपुर जिला से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चोरी चौरा कांड किस जिले से शुरू हुआ था, गोरखपुर जिला। अब आप लोगों के लिए एक सवाल फिर यहाँ देंगे हम होमवर्क के रूप में कि ये जो चोरी चौरा कांड हुआ था कहाँ हुआ था, गोरखपुर जिले में। तो ये गोरखपुर जिला हमारे भारत के किस राज्य में है, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि गोरखपुर जिला अभी हमारे भारत के किस राज्य में है। तो चलिए अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। अगला सवाल सर हमारे पास है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। कि सर बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो सर जर्मनी का चांसलर ये 1871 में बना था। किस में बना था सर, 1871 में। और सर ये 1815 के बारे में भी चलिए एक चीज़ जान लीजिए कि इसका जो जन्म था सर, किसका, बिस्मार्क का जन्म हुआ था। क्या हुआ था सर, बिस्मार्क का जन्म हुआ था किसमें, 1815
1915 में। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग सर। अगला सवाल है हमारे सामने सर, गीतांजलि किसकी रचना है? कि गीतांजलि सर किसकी रचना है? तो गीतांजलि हमारे महानुभाव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है सर? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है सर। इसके लिए हमारे टैगोर साहब को कब 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। क्या मिल चुका था सर? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब अगला सर, बंकिम चंद्र चटर्जी एक नाम है, इसका भी कुछ है क्या सर? इसके द्वारा एक महा फेमस, जिसको बोल लीजिए आनंद मठ। क्या सर? आनंद मठ, उसकी रचना सर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया है। क्या किया गया सर? आनंद मठ की रचना। इसका भी डेट जान लीजिए 1882 में। कब की गई है सर? 1882 में। हमारे नेहरू चाचा जी, इसके द्वारा भी सर एक फेमस पुस्तक की रचना की गई है। क्या सर? तो वो पुस्तक है डिस्कवरी। क्या सर? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलिए आप लोग भी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना हमारे नेहरू जी द्वारा किए गए हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 11 सर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सवाल 11 कि जीडीपी, सर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जीडीपी। सर जीडीपी का अर्थ पूछा है, तो सर जीडीपी तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कहते हैं सर क्या? जी फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक। क्या सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन सर। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सर सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तो हमारा सर आंसर क्या है? ए। आंसर क्या है सर? ये सकल डायरी उत्पाद। ये तो होगा नहीं, बड़े घरेलू उत्पाद ये भी नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर सर यही है। क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद। यानी सर सकल घरेलू उत्पाद में आप ऐसे भी जान सकते हैं कि हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर हर जगह से जितना सारा प्रोडक्शन होता है सर, जब उसे एक जगह अंकित किया जाता है कि हाँ इस वर्ष हमारे देश में इतना उत्पादन हुआ, कि मान लीजिए वो टन में हो या अरब टन में, लाख टन में हो, तो उन सारी चीज़ों को सर कंप्लीट करके तैयार किया जाता है जीडीपी, जिसे सर हम लोग अंतिम मूल्य भी कहते हैं। उसी अकॉर्डिंग इसे भी तैयार किया जाता है। अब सर प्रश्न 12 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 12 क्या बोल रहा है सर? 12 नंबर बोल रहा है क्या? कुस्तुनतुनिया की संधि। सर क्या? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? गजब नाम है, ये तो अपने सोना बाबू का नाम रखना चाहिए, कुस्तुनतुनिया। वाह! तो देखिए इसका बोल रहा है सर कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई है? तो ये कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई है। कब हुई है ये संधि? 1832 में। अब सर जान लेते हैं कुस्तुनतुनिया के बारे में कुछ, कि सर कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था सर। यानी सर कुस्तुनतुनिया में ही क्या हुआ था? एक संधि हुआ था जिसमें यूनान, कौन सर? यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बना था। क्या बना था? स्वतंत्र राष्ट्र। यानी सर मान लीजिए वो आज़ाद भी हुआ था इसी संधि से, तुनतुनिया की संधि से। अब सवाल आता है सर, एक आध डेट और क्लियर कर दिया जाए तो 1815 में सर नेपोलियन का हार हुआ था। किसका सर? नेपोलियन का हार हुआ था। नेपोलियन का हार। अब सवाल उठता है सर एक और, कि 1815 में ही हुआ था सर वियना संधि। क्या हुआ था? वियना संधि हुआ था सर। ये वियना संधि को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे सर वियना सम्मेलन भी कहते हैं। वियना संधि या वियना सम्मेलन भी कहते हैं। अब सर वियना सम्मेलन का जो चीफ था सर, कौन सर?
चीफ जो था वो कौन था सर? तो वो ड्यूक, इसका जो चीफ था सर वियना संधि का क्या चीफ, तो वो कौन था? ड्यूक मेंटरनिक। कौन था सर? ड्यूक मेंटरनिक था सर। सर ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे सर? ऑस्ट्रिया। ये चांसलर भी बोल लीजिए कि सर ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। क्या थे? चांसलर। इसी ने सर एक लंबा सा भाषण मारा था एक बार। क्या मारा था? कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसने क्या कहा था सर? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे कौन? ड्यूक मेंटरनिक। कौन सा? ड्यूक मेंटरनिक। चलिए मैं लिख देता हूँ मेंटरनिक। सर मेंटरनिक कहीं कहीं आपको मेंटरनिक भी भेंटाएगा, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये मेंटरनिक जो है ना, एक बार एक लंबी चौड़ी भाषण भी मारे थे। वो भाषण क्या था सर? वो भाषण क्या था तो आप लोग सुन चुके होंगे। तो इसी ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या बात है! वैसे भी वायरस है, छींकने से फैल भी सकता है, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है। इसका कथन बन गया है कि यही मेंटरनिक ने ही भाषण मारा था। ये कहाँ के रहने वाले थे सर? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। क्या थे? चांसलर। और इसी ने बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सर अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने है अगला कि फ्रांस का नारी रूपक राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सबसे पहले सर ये वर्ड जानना है कि नारी रूपक राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है। सर नारी रूपक राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग भारत को क्या कहते हैं? भारत को हम लोग सर भारत माता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत माता। तो देखिए माता में नारी शब्द आया कि नहीं, तो यही हो गया आपका नारी रूपक प्रतीक। क्या हो गया सर? नारी रूपक प्रतीक। तो हमारे सामने पूछा है सर ये क्या? फ्रांस का। किसका प्रतीक पूछा है सर? फ्रांस का। तो फ्रांस में जो नारी रूपक प्रतीक है सर वो क्या है? मरियान। क्या है सर? मरियान। अब अगला बढ़ाएं सर, ये जर्मनी जो है, तो जर्मनी का नारी रूपक क्या है? जर्मेनिया। सर क्या है कि जर्मन का नारी रूपक प्रतीक जो है वो जर्मेनिया है। फ्रांस का जो है सर मरियान है, और फ्रांस का ही पूछा था तो हम लोग फ्रांस को यानी ऑप्शन बी टिक लगा देंगे। और हमारे सामने सर भारत माता, तो ये किसका नारी रूपक प्रतीक है सर? भारत का। किसका सर? भारत का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल सर हमारे सामने है इटली के एकीकरण की अवधि। सर इटली के एकीकरण की अवधि, बहुत सारा वेरिएशंस है इसमें सर। आपको कभी कभी कहीं कुछ हल्का फुल्का 19-20 डेट भी मिलता है। तो इसका सर एक पीरियड है। इसका क्या है? पीरियड है सर वो है 1859 से, कहीं कहीं आपको 49 भी मिल सकता है। 1859 से 70 तक। कब से सर? 59 से 70 तक। तो हम लोग इसका एक फिक्स्ड लेके चलते हैं सर कि 1870 में एकीकरण हुआ है। क्या हुआ है सर? 1870 में एकीकरण हुआ है। किसका? इटली का। किसका बाबू रे? इटली का। अब आगे कुछ और ऑप्शंस भी हैं सर, देख लेते हैं। तो ऑप्शन ये हमारे सामने जो है 1866 से 71 तक, जिसमें एक फाइनल आंसर किया है सर क्या? 71। तो यहाँ सर जर्मन का एकीकरण हुआ था। इसमें किसका हुआ था सर? जर्मन का एकीकरण। जर्मन का क्या हुआ था सर? एकीकरण हुआ था। अब और कुछ डेट बच जा रहा है, इसके बारे में भी सर जान लेते हैं। तो यहाँ सर प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, यानी सर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यानी सर प्रथम विश्व युद्ध। क्या हुआ था सर? प्रथम विश्व युद्ध। अब सर सेकंड आता हमारे सामने सर 1789।
तो 1789 में क्या हुआ था, तो इसे सर यूं ही याद रख लीजिए, यहाँ पर आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी सर? फ्रांस क्रांति। बोलिए क्या हुई थी? फ्रांस क्रांति। अब सर हमारा जो मेन आंसर था वो क्या था सर? इटली के एकीकरण। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं सर कि इसका एकीकरण किया किसने था। तो सर इसका एकीकरण जो किया था वो काउंट काबूर ने किया था। किसने किया था सर? काउंट काबूर ने किया था। इसमें सर 19वीं सदी से पहले, इसमें 19वीं सदी से पहले 13 राज्य थे। क्या थे सर? 13 राज्य थे। अब सवाल उठ रहा है कि सर जब इसका एकीकरण हो रहा था, एकीकरण मतलब सर मिला के जमा करना, कि 8-10 भाई अगर अलग अलग रह रहा है तो सबको एक साथ ले आना। तो जब इसका मिलन हो रहा था और मिलन करने वाला हमारे काउंट काबूर थे, तो सर इसमें एक बाधक भी था सर। बाधक मतलब वही बेवजह बीच में टांग घुसाने वाला। तो सर यही बाधक जो बन रहा था सर वो कौन था? वो ऑस्ट्रिया था। वो कौन था सर? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। अब सर आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगला सवाल चलिए देखिए। तो ये फ्रांस का एकीकरण जो हुआ था सर वो कब हुआ था? 1870 में। अगला सवाल हमारे सामने है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए? तो चलिए ऑप्शन हमारे सामने देखिए। पहला है कि 13 अप्रैल 1919। चलिए दौड़ के बताइए कि यहाँ पर कोई फेमस घटना हुई है। तो वो सर प्रसिद्ध घटना क्या है उसके बारे में आप लोग खटाखट टाइप कीजिए। और दूसरा डेट हमारे सामने है सर जनवरी 15। जनवरी क्या है? 15 सर। यही हमारा फाइनल आंसर है। यही क्या है सर? हमारा फाइनल आंसर है कि महात्मा गांधी भारत आए थे लौट के। भारत लौटे थे। क्या हुए थे सर? भारत लौटे थे। बोलिए। अब सवाल उठता है कि सर और तो कुछ कुछ बच गया हमारे सामने। तो सर 1919 बच गया, तो इसी दौर का जान लेंगे सर। रॉलेट एक्ट जो था ना, रॉलेट एक्ट वो 1919 में सर लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट। इसमें सर कानून यही था कि अगर एक साथ 2-3 आदमी को देख लिया जाए तो बिना कोई सबूत के उठा के जेल में डाल दिया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। और सर ये 13 अप्रैल यहीं पर हुआ था सर, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। क्या हुआ था सर? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। क्या कि जनरल डायर के द्वारा सर बहुत सारे अनेकों भारतीयों को बुला करके इकट्ठा करवा लिया गया था और आदेश दे दिया गया था कि सबको गोलियों से छल्ली छल्ली कर दो। तो सर इसमें 2-3 हज़ार आदमी हमारे हाथाहाथ हो गए थे। अनेकों आदमी सर वहीं पर मौत के ढेर उतर गए थे। तो ध्यान देंगे सर, इस 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। और सर 1915 में हमारे जो महात्मा गांधी हैं बापूजी, वो सर भारत लौटे थे। क्या हुए थे? भारत लौटे थे। हमारे सामने एक ऑप्शन 1919 है सर, इसमें रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। और एक ऑप्शन सर और क्या है? 1920। तो आप लोग बताइए 1920 में क्या हुआ था? कुछ बता सकते हैं? चलिए एक मैं बता देता हूँ, फेमस जो कभी कभी पूछ लेता है सर। यहाँ पर कोलकाता अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था सर? कोलकाता अधिवेशन। बोलिए। कोलकाता अधिवेशन हुआ था। तो चलिए अगला सवाल हमारे सामने है 16। प्रश्न 16 सर क्या कह रहा है कि इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सर इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो वर्ष है सर 1859।
वो वर्ष क्या है सर 1859। अब सर 2 डेट और है, तो चलिए इसके बारे में भी हल्का पल्का मान लेते हैं सर। ये तो अभी हम लोग ऊपर में भी पढ़े कि यहाँ पर यूनान जो है सर वो स्वतंत्र राष्ट्र बना था। क्या बना था? यूनान स्वतंत्र, बोलिए, स्वतंत्र राष्ट्र बना था। क्या बना था? स्वतंत्र राष्ट्र। अगला देखते हैं हम लोग सर कि क्या है। अगला में बोल रहा है 1789। तो 1789 अभी तो तुरंत पढ़े बाबू कि सर यहीं पर तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी सर? फ्रांस क्रांति। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे सामने। सवाल 17 कि सर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सर वो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था सर। और 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन। तो याद रखेंगे, हमें दूसरा पूछा है इसलिए दूसरा को टिक लगाएंगे। चलते चलते सर ये भी बता दीजिए ना कि 1928 में क्या हुआ था? तो बाबू इसको कैसे भूल सकते हो? यहीं पर तो साइमन कमीशन। क्या सर? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आए थे। कहाँ आए थे सर? भारत आए थे। कौन? साइमन कमीशन। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल हमारे सामने है द स्पिरिट। क्या है? पढ़िए आप लोग। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये पुस्तक सर लिखा किसने है? ये पुस्तक लिखा किसने? सर ये पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। तो और हमारे सामने सर ऑप्शन अगर देखें तो 2 ऑप्शन फिर भी बच जा रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सर हमारे बापूजी के द्वारा 1909 में एक फेमस पुस्तक लिखा गया था। क्योंकि सर पुस्तक की बात हो रही है तो सवाल में पुस्तक से ही रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। तो 1909 में ये एक फेमस पुस्तक लिखे थे। क्या? हिंद स्वराज। क्या लिखे थे? हिंद स्वराज की रचना किए थे सर। तो अगला आप देखते हैं क्या है हमारे सामने सर। रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है सर? रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर के द्वारा सर गीतांजलि लिखा गया था। क्या लिखा गया था? गीतांजलि। इसको कैसे भूल सकते हो तुम लोग? बोलिए। अरे मारेंगे अभी तुम लोग को। करमजली नहीं, गीतांजलि। अब अगला ध्यान देंगे सर। और सर और कुछ बता दीजिए। तो और आप लिख सकते हैं आँख की किरकिरी। सब इसी का लिखा हुआ है सर। क्या? आँख की किरकिरी। आँख की किरकिरी इसी के द्वारा लिखा गया। एक और आप बोल सकते हैं सर काबुली वाला। क्या सर? काबुली वाला। ये सारे के सारे लिखा गया है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सर कि भारत में कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? सर भारत में कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया था? 121, 1321, 22। तो सर फाइनल आंसर हमारा क्या है? 22। जो संविधान की सर 8वीं अनुसूची है। किसमें सर? संविधान की 8वीं अनुसूची हमारे भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? भाषा से संबंधित है। और इसमें 22 भाषा को अनुसूचित किया गया है। कितनी भाषा को? 22 भाषा को अनुसूचित किया गया है। और सर उनमें से 1922 में कब सर? अगर थोड़ा और देख लें डिटेल जानकारी तो 1922 में सर 3 भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी। कौन सर? कोंकणी नहीं, कोंकणी। दूसरा मणिपुरी। तीसरा नेपाली। तीसरा क्या सर? नेपाली। ये 3 भाषा को जोड़ा गया था 1922 में। और 2003 की बात कर लें
तो 2003 में भी सर कुछ भाषा को जोड़ा गया है, तो उनमें है सर बोडो नाम है भाषा। देखो कौन खतरनाक है, बोडो। कौन भाषा सर? बोडो। डोगरी क्या है बोलिए? बोडो, डोगरी, मैथिली, और एक सर हमारे झारखंड की फेमस भाषा संथाली। क्या सर? संथाली। इन सब को 2003 में जोड़ा गया है। अब सर इधर देख लेते हैं 3 ऑप्शन क्या कहता है। तो ये 3 ऑप्शन सर जरूर आप अगर पढ़े होंगे संघवाद चैप्टर, तो उसमें ज़रूर बताया गया है कि सर जब जनसंख्या से रिलेटेड जनगणना किया गया तो उसमें सर मैक्सिमम भाषा निकल करके आया, तो सारी भाषा को सर एक के साथ दूसरे में डाल डाल के कम से कम किया तो भी 121 बच गया था। उस 121 में से सर 22 छांट करके डाल दिया किसमें? संविधान के 8वीं अनुसूची में। किसमें सर? 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल देखते हैं अब। सर गांधी इरविन समझौता कब हुई? क्या हुई सर? गांधी इरविन समझौता कब हुई? तो ये फेमस डेट है सर, सबको पता होगा कि ये समझौता सर 5 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 5 मार्च 1931 को। अब सवाल उठता है कि सर ये समझौता हुआ किसके किसके बीच था? तो स्पष्ट तो बोल दिया ना कि एक हमारे बापू गांधी जी, यानी एक हमारे सर बापू, और दूसरा लॉर्ड इरविन। किसके द्वारा सर? देखो ये कचड़ा का नाम भी कचड़े जैसा लिखा जाता है सर, ये लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। ये दोनों के बीच में बैठक हुआ। ये दोनों के बीच में सर क्या हुआ? बैठक हुआ। तो वही बैठक का जो नाम पड़ा, ये बैठक का जो नाम पड़ा ये क्या? गांधी इरविन समझौता। अब हुआ कि सर समझौता में आखिर क्या हुआ कि कुछ तो बात सामने आया होगा। तो बापू के तरफ से 2 चीज़ों का डिमांड हुआ कि सबसे पहले जो निर्दोषों को जेल में डाल दिए हो, क्या सर? जो निर्दोषों को तुमने जेल में डाले हो उसे छोड़ो, उसे क्या कर दो? छोड़ दो, रिहा कर दो, उसे सर फ्री कर दो, आज़ाद कर दो, ताकि वो बेचारा घर द्वार जाए, बाल बुतरू का देख रेख करे। अब अगला सर हमारे सामने है कि दूसरा सर क्या कहा था? तो दूसरा कहा था सर समुद्र किनारे भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, कि समुद्र किनारे भारतीयों को नमक बनाने का क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। तो सर यही था हमारे बापू की तरफ से इस समझौता में 2 डिमांड कि जितने भी निर्दोष को जेल में डाले हो उसे छोड़ दो, और नमक बनाने के लिए हमें आज़ाद कर दो ताकि हम नमक बना सके। और दूसरा कंडीशन सर, ये लॉर्ड इरविन था कौन? तो सर वही ब्रिटेन का निठल्ला, ये वहाँ का वायसराय था, वायसराय। तो चलिए ये हमारे सामने 20 प्रश्न था और मैंने कोशिश किया कि इन 20 प्रश्न को एक बेहतरीन अंदाज से आपके दिमाग में डालने का। तो अगर सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपका कुछ इस वीडियो से योगदान हुआ होगा, मदद मिला होगा, हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए, तो हमें कमेंट करके यस गुड ज़रूर बताएं कि हाँ सर मुझे समझ में आया, मैं अच्छी तरह से समझा। तो अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा कि हाँ, तो इसका अगला पार्ट भी हम ज़रूर लेकर के आएंगे। और आपके एग्ज़ाम तक अगर लगातार 6, 7, 8 वीडियो मैंने कंटिन्यू दे दिया तो आप इतना भरोसा रखिए कि सर उनमें से 80 to 90%, 80 to 90 प्लस बोल सकते हैं सर आप, 80 to 90+% सवाल तो सर यहीं से टपकेगा एग्ज़ाम हॉल में। कहाँ से सर? इसी सुपर 20 के सीरीज से टपकेगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा आपको, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि अगला वीडियो जब आपको आए तो उस समय नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप हमारे चैनल को देखें। और पुराने
बच्चे हमारे हैं इससे जुड़े हुए तो उसका जय जयकार हो। और नए बच्चे जो आए हैं, हमारा परिवार बनना चाहते हैं, वो हमारे सुपर पीके फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, किससे? सुपर पीके फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, तो सर वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना रिस्पांस वो कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर वगैरह वगैरह जो भी यूट्यूब का कंडीशन है वो सारे फॉलो करके आप हमारे परिवार का मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए और ताबड़तोड़ तरीके से परीक्षा के पीछे लगे रहिए। एक दिन ज़रूर परीक्षा हार जाएगा और आप जीत जाएंगे। तो चलिए, बाय बाय।